हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे फिश माइग्रेशन एंड नेविगेशन, मत्स्य प्रवसन और पथ संचालन यानी मछलियों में पाया जाने वाला प्रवास। तो इसको स्टडी किया था कोहेन ने 1970 में। इन्होंने कहा था कि 800 ऐसी मछलियां होती हैं जो स्वच्छ जलीय हैं, जो माइग्रेशन दर्शाती हैं, प्रवास करती हैं। 12,000 ऐसी समुद्री मछलियां हैं, 120 डायड्रोमस करती हैं, यानी कि जो समुद्र डायड्रोमस यानी क्या होता है, ऐसी मछलियां जो समुद्र से साफ जल में जाएंगी और साफ जल से समुद्र जल में जाएंगी, यानी दोनों तरह का माइग्रेशन दर्शाएंगी। तो ये स्टडी किया था कोहेन ने। तो यहाँ पर माइग्रेशन का जो मतलब है, जो होता है ट्रैवलिंग या घूमना। एक और वैज्ञानिक है थॉमसन 1942, इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि आबादी के गुरुत्व केंद्र में परिवर्तन, यानी कि जो माइग्रेशन है वो क्या है, किसी भी पॉपुलेशन का जो गुरुत्व केंद्र है उसमें परिवर्तन होना, यानी किसी भी पॉपुलेशन का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, माइग्रेट करना। माइग्रेशन की डेफिनेशन उन्होंने इस तरह से समझाई थी। फिर एक वैज्ञानिक है निकोल्स्की 1963, इन्होंने क्या कहा था कि एक जाति की संख्या में वृद्धि के लिए अनुकूलन, यानी इन्होंने माइग्रेशन को बताया कि किसी भी स्पेशीज की अगर संख्या में वृद्धि करनी हो तो उसके लिए एक अडेप्टेशन माना, उन्होंने एक अडेप्टिव बिहेवियर माना माइग्रेशन को, जो कि आवश्यक है उनकी जाति को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं होमिंग या ग्रहागमन, यानी कोई फिश क्या करेगी, अपने स्थान को वापस लौटेगी। माइग्रेशन तो करेंगे लेकिन अपनी जगह पर वापस लौटेंगे, अपने घर पर वापस जाएंगे। तो एक वैज्ञानिक है जर्किंग 1959, इन्होंने बताया कि किसी अन्य स्थान पर जाने के बजाय पुनः अपने पुराने घर पर या अपने रहने के स्थान पर लौट जाना, इसको कहा है होमिंग। यानी हमने देखा कि बर्ड भी हैं वो माइग्रेशन करते हैं और फिशेस भी माइग्रेशन करती हैं। तो माइग्रेशन करने के रीजंस भी होते हैं और उनके टाइप्स भी हैं, उनको स्टडी करने के मेथड्स भी हैं, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ माइग्रेटरी फिशेस, यानी मछलियों में प्रवसन के प्रकार। तो मायर्स वैज्ञानिक हैं 1949, इन्होंने स्टडी किया टाइप्स के ऊपर और तीन पार्ट में डिवाइड किया है। मछली प्रवासी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है फर्स्ट है डायड्रोमस, दूसरा है पेटामोड्रोमस और तीसरा है ओशियोनोड्रोमस। यानी डायड्रोमस में क्या होगा कि दोनों तरफ गमन करने वाली, यानी साफ जल से समुद्र जल में या समुद्र से साफ जल की ओर, ये दोनों टाइप इसमें पड़ेंगे। और तीसरा टाइप इसमें होगा कि ऐसी मछलियां जो दोनों तरह के माइग्रेशन को दिखाएंगी, यानी साफ जल से समुद्र में भी जाती हैं और समुद्र से साफ जल में भी आती हैं, ये दोनों तरह का। फिर दूसरा है अपने पास पेटामोड्रोमस, जो कि सिर्फ फ्रेश वाटर यानी स्वच्छ जलीय मछलियां। और तीसरा है ओशियोनोड्रोमस, यानी केवल समुद्र जल में प्रवास करने वाली मछलियां। तो फर्स्ट जो है वो डायड्रोमस। तो डायड्रोमस के अंदर हम 3 पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट है एनाड्रोमस फिशेस। एनाड्रोमस फिशेस में हम देखते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं समुद्र अपगामी मछलियां, यानी ये मछलियां प्रजनन के लिए समुद्र से स्वच्छ जल की ओर प्रवास करती हैं। यानी कहाँ से कहाँ जा रही हैं, फ्रेश वाटर की ओर जा रही हैं समुद्र से, यानी खारे पानी से कहाँ जा रही हैं, साफ जल की ओर जा रही हैं। तो ऐसी मछलियों को हमने क्या बोला है, समुद्र अपगामी मछलियां या एनाड्रोमस फिशेस। तो ये उदाहरण है इनका सामन, रिखिड बास, लेम्प्रे और हिल्सा। तो ये सारी हैं समुद्र अपगामी की यानी एनाड्रोमस फिशेस के एग्जाम्पल हैं। और इनका रीजन क्या होता है, मुख्य जो इनका कारण होता है वो प्रजनन के लिए होता है, इसके अलावा भोजन भी होता है। दूसरा है कैटाड्रोमस फिशेस, इसको हम समुद्र अभिगामी मछलियां भी कहते हैं, यानी ऐसी मछलियां जो प्रजनन के लिए साफ जल से समुद्र की ओर प्रवास करती हैं, यानी कि स्वच्छ मीठे पानी से खारे पानी की ओर जो जाती हैं, ऐसी मछलियों को क्या कहेंगे, कैटाड्रोमस कहेंगे।
जैसे एग्जांपल है यूरोपी ईल, अमेरिकी ईल, ये जो मछलियां हैं वो कैटाड्रोमस माइग्रेशन को दर्शाएंगी। थर्ड टाइप अपने पास है एम्फीड्रोमस। एम्फीड्रोमस फिशेस में उभयगामी कहते हैं हिंदी में, यानी कि वे मछलियां जो समुद्र से स्वच्छ जल की ओर जाएंगी और स्वच्छ जल से समुद्र की ओर प्रवास करेंगी, यानी दोनों तरह का माइग्रेशन दर्शाएंगी। पहले तो मीठे पानी से खारे पानी की ओर भी जाएंगी और खारे पानी से मीठे पानी की ओर भी जाएंगी, लेकिन इनका जो मोटो होता है, मोटिव जो है वो प्रजनन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, भोजन होता है। तो यानी ये फिर सिर्फ फूड के लिए माइग्रेट करेंगी, प्रजनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए माइग्रेट नहीं करेंगी। इसके एग्जाम्पल हैं गोबीज मछलियाँ जो केवल भोजन के लिए प्रवास करती हैं। इसके अलावा कुछ मछलियाँ जो ऐसी होती हैं समुद्र से स्वच्छ जल की ओर तक कोई विशेष गमन नहीं करती, मतलब वो खारे पानी से मीठे पानी की ओर कोई विशेष गमन नहीं दर्शाती। वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाके रुक जाएंगी, नदी के या समुद्र के संगम पर जाके रुक जाएंगी, एस्चुरीज में जाकर रुक जाएंगी और वहाँ से वापस लौट आती हैं। तो ऐसा जो माइग्रेशन है वो क्या कहा जाएगा, इन्हें सेमी माइग्रेटरी या अर्ध प्रवासी कहा जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट माइग्रेट नहीं कर रही हैं। तो ऐसे माइग्रेशन के एग्जाम्पल हैं रॉशेज हैं, वाइट फिशेज हैं, वो सारे किसके एग्जाम्पल हैं, सेमी माइग्रेटरी या अर्ध प्रवासी मछलियों के उदाहरण हैं। तो इसका अब सेकेंड टाइप जो है पेटामोड्रोमस। पेटामोड्रोमस यानी सरितगामी, यानी नदियों में पाए जाने वाली मछलियों में जो प्रवास पाया जाता है वो पेटामोड्रोमस कहा जाएगा। तो ऐसी मछलियाँ जो सिर्फ नदियों में ही रहती हैं और नदी से नदी में ही माइग्रेट करेंगी, उन मछलियों को हम क्या कहेंगे, पेटामोड्रोमस फिशेस कहेंगे। तो इसके एग्जाम्पल हैं स्वच्छ जली मछलियों को उदाहरण, जैसे कि कार्प है, ट्राउट है, ये सारी फिशेस जो कि फ्रेश वाटर ही यूज़ करती हैं। नेक्स्ट है ओशियनोड्रोमस या समुद्रगामी मछलियाँ, यानी ऐसी मछलियाँ जो सिर्फ समुद्र में ही रहती है, यानी खारे पानी के लिए ही वो बनी है और वहीं पे माइग्रेट करेंगी, यानी खारे पानी समुद्र की और दूसरी जगह भी जाएंगी तो वो ओशियन में ही जाएंगी, वो साफ या स्वच्छ जल में नहीं जाएंगी। तो ऐसी एग्जाम्पल है अटलांटिक हैरिंग है, सार्डिन है, मैकरेल है। ये सारी की सारी फिशेस जो है वो अंडे देने के लिए कहाँ जाएंगी, ठंडे जल की ओर तो जाएंगी, लेकिन समुद्र के अंदर ही वो अपना माइग्रेशन दर्शाएंगी, समुद्र से साफ जल में नहीं जाएंगी और वापस अपने स्थान को लौट आती हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ माइग्रेटरी मूवमेंट, यानी प्रवासी गमन के प्रकार। तो कौन कौन से प्रकार हैं देखते हैं। जल प्रवाह के विरुद्ध गमन यानी प्रति प्रवाही यानी कॉन्ट्रानेटेंट। तो ऐसे जो गमन है वो कैसे कहे जाएंगे, जल प्रवाह के विरुद्ध, यानी कि जहाँ वाटर करंट है, जहाँ जल की धारा है, फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करेंगी, फ्लो करेंगी। दूसरा है प्रवाह के साथ गमन या सप्रवाही या डेनाटेंट, यानी कि ऐसी मछलियाँ जो कि वाटर फ्लो के या वाटर करंट के साथ ही अपना मूवमेंट दर्शाएंगी। उसके बाद एक टर्म है ड्रिफ्ट यानी प्रवाह, यानी प्रवाह के साथ निष्क्रिय बहना, यानी कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं जो क्या करती हैं, ड्रिफ्ट में क्या होता है, प्रवाह के साथ निष्क्रिय बहते हैं, यानी कि अधिकतर ये लार्वा में कॉमन होता है कि लार्वा जो होते हैं वो इनएक्टिव मूवमेंट दर्शाते हैं जहाँ पर पानी का फ्लो होता है। नेक्स्ट है रैंडम लोकोमोटरी मूवमेंट, यानी यादृच्छिक गमन, यानी ऐसा गमन जो कि वातावरण कारक हो, जैसे कि प्रकाश के कारण, ताप के कारण, ज़्यादा अगर बहुत तेज़ प्रकाश हो, बहुत तेज़ ताप हो, तो उसके कारण मछलियाँ उससे दूर जाने के लिए किसी भी तरह का रैंडम मूवमेंट दर्शा सकती हैं। नेक्स्ट है ओरिएंटेड, यानी किसी उद्दीपन के प्रति या उद्दीपन के विरुद्ध जाना, किसी भी स्टिमुलेट की ओर गमन करना, स्टिमुलाई से दूर भागना, इस तरह का प्रवचन क्या कहा जाएगा, ओरिएंटेड मूवमेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट है मछलियों की स्पीड या गति। तो हम देखते हैं कि मछलियों की जो स्पीड होती है वो किस पर डिपेंड करती है। तो अधिकतम गति क्या होती है मछलियों की, कि मछली प्रवसन में गति एक महत्वपूर्ण कारक है और वह अधिकतम गति जिससे कि मछलियाँ तैरती हैं उसको किससे मेजर करते हैं, कि उसके शरीर की जो लंबाई होती है उससे 10 गुना प्रति क्षण होती है, यानी कि मछलियों के शरीर की लंबाई का 10 गुना पर सेकेंड मछली का
मोमेंट होता है या उसकी स्पीड मेज़र करते हैं। यानी अगर किसी मछली की लंबाई है 25 सेंटीमीटर और वो अपने शरीर की लंबाई से 10 गुना यानी कि 25 मल्टीप्लाई 10 हम करेंगे तो उतना उसकी स्पीड होती है पर सेकेंड हम मेज़र कर सकते हैं। 1 मिनट से अधिक नहीं होती, यानी इतनी ज़्यादा स्पीड में अगर मछलियाँ तैरती हैं तो उसकी जो समय या अवधि होती है वो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो 1 मिनट के बाद उन्हें वापस से एनर्जी लेनी पड़ती है, यानी कि वापस से बॉडी को तैयार करना पड़ता है, री एनर्जाइज होना पड़ता है। दूसरा है अधिकतम स्थायी गति, यानी कि कोई ऐसी फिक्स मोमेंट या स्पीड जो कि जिस पे वो हमेशा चलती हो। तो यह वह अधिकतम गति है, स्थायी गति है जिस पर मछली लंबे समय तक चल सकती है या तैर सकती है। तो ये जो है वो मछली के शरीर की लंबाई की 3 गुना प्रति सेकंड होती है, यानी 3 गुना प्रति सेकंड, यानी अगर कोई मछली 25 सेंटीमीटर की है, जैसे कि हैरिंग फिश है जो कि 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, तो ये इसकी अधिकतम स्थायी गति क्या होगी, मल्टीप्लाई 3 करेंगे, मतलब कि 75 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी। इसको हम स्पीड मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रवास के कारण या कॉजेस ऑफ माइग्रेशन। कारण हम देखते हैं। हिप एक वैज्ञानिक है 1961। इन्होंने मछलियों में 3 प्राथमिक कारण खोजे जिनके कारण मछलियां क्या करेंगी, माइग्रेट करेंगी। पहला तो है गेमेटिक रीजन या युग्मकीय प्रवास, सेकंड है आहार या एलिमेंटल, थर्ड है जलवायविक यानी एनवायरमेंटल या क्लाइमेटिक कंडीशन, फोर्थ है परासरण या ऑस्मोटिक रेगुलेशन या रक्षी प्रवसन। तो पहला है युग्मकीय प्रवास। युग्मकीय प्रवास जो कि विंसेंट सॉव ने 1953 में डिस्कवर किया था। इसमें क्या देखा कि कोई भी मछली अपने अंडों या लार्वा के बेहतर रक्षण के लिए या उनका बेहतर डेवलपमेंट के लिए क्या करेगी, माइग्रेट करेगी। यानी वो चाहती है कि उसका जो ब्रीडिंग हो वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हो। उसके लिए जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस ज़रूरी हैं, जो पीएच ज़रूरी है, जो टेम्परेचर ज़रूरी है, वो सारे उन्हें मिले। तो इसके लिए वो क्या करेगी, माइग्रेट करती है। तो ये अधिकतर देखा जाता है एनाड्रोमस में, एनाड्रोमस माइग्रेशन देखा जाता है। यानी माइग्रेशन के ठीक पहले वो क्या करेंगी, प्रवाह के विरुद्ध यानी नदियों में ऊपर जाने वाली मछलियाँ जो क्या करेंगी, पूर्णतः खाना बंद कर देती हैं, अपना फूड बंद कर देती हैं या कम कर देती हैं। और धारा के विरुद्ध जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको एनर्जी का उपयोग करना पड़ेगा। तो उनके अंदर जो एनर्जी स्टोर है उनका वो यूज़ करती हैं। तो ये देखा गया है कि मेल और फीमेल दोनों सामन माइग्रेशन में टोटल 25,810 कैलोरी और जो फीमेल है वो 28,390 कैलोरी खर्च करते हैं। तो इसको हमने युग्मकीय प्रवसन या गेमेटिक माइग्रेशन बोला है। इसके एग्जाम्पल हैं जो भारतीय हिल्सा है जो कि बंगाल की खाड़ी में सामान्यतः पाई जाती है। ये समुद्र अपगामी दर्शाती है, यानी कि एनाड्रोमस दर्शाती है, जो कि प्रवसन के समय कहाँ प्रजनन के समय यानी कि रिप्रोडक्शन के समय कहाँ जाएगी, गंगा नदी में आ जाती है। और सामन में अधिकतर देखा गया है कि सामन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एनाड्रोमस माइग्रेशन और गेमेटिक माइग्रेशन का, क्योंकि इसकी सभी जातियां हैं, टोटल 9 जातियां हैं, वो सभी जातियां क्या करेंगी, गेमेटिक माइग्रेशन को दर्शाएंगी और होमिंग के लिए सबसे अच्छी प्रवृत्ति मानती हैं। नेक्स्ट है आहार या एलिमेंटल। यह आवास शीतकालीन या अंडजनन स्थल में भोजन की कमी के कारण होता है। यानी कि अगर ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ मछलियाँ रह रही हैं वहाँ पर अगर हजार्डस हो या शीतकालीन परिस्थितियाँ हो या अनफेवरेबल कंडीशंस हो, यानी कि फूड की कमी हो या ठंड ज़्यादा पड़ रही हो, तो ऐसे में क्या करेंगी, वो अपनी बेहतर सुविधा के लिए, अपने बेहतर भोजन सुविधा के लिए और शीतकालीन प्रभाव से बचने के लिए क्या करेंगी, आहार या एलिमेंटल माइग्रेशन को दर्शाएंगी। तो इसकी एग्जांपल क्या क्या है, सामन है, कॉड है, हैरिंग, ट्यूना और जितनी भी फ्रेश वाटर फिशेस हैं जैसे कार्प है, रॉश है, ये सभी की सभी मछलियाँ जो एलिमेंटल माइग्रेशन दर्शाएंगी और ये सारी की सारी व्यावसायिक महत्व की मछलियाँ होती हैं।
इनका पोषण और वृद्धि अच्छे से हो, इसके लिए क्या करेंगी, ये अपने जो शीघ्र प्रजनन योग्य हो जाती हैं, यानी कि इनकी क्या होती है, ग्रोथ अच्छी होती है, इनका न्यूट्रिशन अच्छा होता है, जिसके कारण इनमें रिप्रोडक्टिव जो फेज़ है वो जल्दी डेवलप हो जाती है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा अंडे उत्पन्न करती हैं। इसलिए इनको व्यापारिक तौर पर महत्वपूर्ण माना जाता है, व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा भी दूसरी मछलियाँ होती हैं समुद्री, जो कि मैक्रेल है, स्वॉर्ड फिश है, ये भी क्या करेंगी, फूड रिसोर्स को ढूंढने के लिए, यानी उनका फूड रिसोर्स है जैसे कि प्लैंकटॉन्स, तो उन प्लैंकटॉन्स के साथ साथ वो गमन करेंगी, तो ये एलिमेंटल माइग्रेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट है जलवायविक या शीतकालीन प्रवास या क्लाइमेटिक या विंटरिंग माइग्रेशन। कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो कि माइग्रेशन करने के लिए क्लाइमेटिक चेंजेस पर डिपेंड रहती हैं, यानी कि यह प्रवासन का प्रारंभ जो कब होगा, भोजन के तुरंत बाद या अंडे देने के ठीक पहले। ये क्या करेंगी, इन दोनों कंडीशन में वो क्या करेंगी, पहले निष्क्रिय हो जाएंगी, यानी इनएक्टिव मेटाबॉलिक रेट हो जाएगी उनकी, या मेटाबॉलिकली वो डाउन हो जाएंगी, इनएक्टिव फिजियोलॉजिकल दर्शाएंगी, जिससे कि ये क्या करेंगे, माइग्रेशन आराम से कर सकें। तो जो पर्यावरणीय परिवर्तन व मछलियों की स्थिति दोनों पर निर्भर करता है, यानी कि इन्हें अपनी बेहतर सुविधा के लिए, बेहतर सुरक्षा के लिए क्या करेगा, सर्दियों को सहन करने योग्य परिस्थितियों को तैयार करना होता है, जो कि हार्मोन्स के प्रभाव में संपन्न होती हैं। जैसे कि पोषण की अधिक मांग होती है, क्योंकि उन्हें अपने संचित भोजन से माइग्रेशन की जो दूरी है वो तय करनी होती है। जैसे एग्जाम्पल है स्टीयर्जन, फिर अटलांटिक सामन, अर्धप्रवासी मछलियाँ, पर्च, रॉश और स्वच्छ जलीय मछलियों में ग्रास कॉर्प। तो ये सारी मछलियाँ क्या करेंगे, क्लाइमेटिक माइग्रेशन को दर्शाएंगी। नेक्स्ट है परासरण या ऑस्मोटिक रेगुलेशन। कभी कभी क्या होता है कि अचानक ऐसी हजार्डस कंडीशन आ जाती हैं या अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती हैं या प्रतिकूल परिस्थितियाँ आ जाती हैं, जिसके कारण मछलियों को बहुत अधिक संख्या में एक साथ माइग्रेट करना पड़ता है। तो ये कुछ भी हो सकता है, यानी कि फूड के लिए अचानक से फूड की कमी हो जाए, या रिप्रोडक्शन के लिए हो जाए, या अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाए, यानी कि एनवायरमेंटल चेंजेस हो जाएं। तो ऐसे सारों को क्या कहा जाता है, सभी प्रवासों को रक्षी प्रवास कहा जाता है। ये सारे जो होते हैं उनकी भावी जीवन की रक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ माइग्रेशन, यानी प्रवास को अध्ययन करने की अलग अलग विधियाँ। तो फिश माइग्रेशन को स्टडी करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, जैसे 4 मेथड यहाँ पर हैं, लेकिन इनमें से 2 जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी को हम पढ़ेंगे। पहली मार्किंग एंड टैगिंग, फिर नेक्स्ट है फिशरीज स्टैटिस्टिक्स, और तीसरी है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, और थर्ड है एनकरेजिंग टेक्निक। तो फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं मार्किंग एंड टैगिंग। इसमें भी 2 पैटर्न हैं, पहला तो है फिजिकल मार्किंग, दूसरा है इंटरनल मार्किंग। तो फर्स्ट जो है, बहुत सारे इसमें भी आगे देखेंगे, पहला है फिजिकल मार्किंग। फिजिकल मार्किंग में क्या करते हैं कि छोटी और मध्यम आकार की जो मछलियाँ होती हैं उनके लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। इनमें क्या करेंगे, शल्कों को और पंखों को हटाकर उन पर थोड़ा सा टैग किया जाता है, अंकन या चिन्ह लगाया जाता है, लेकिन ये लंबे समय के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि मार्कर जो है वो हट जाता है। और दूसरा है इंटरनल मार्किंग। इंटरनल मार्किंग जो गन से की जाती है, और इसको धात्विक मार्कर भी यूज़ किया जाता है, जो कि बॉडी में इंजेक्ट कराए जाते हैं, जिन्हें विद्युत चुंबकीय द्वारा खोजा जाता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल टैगिंग। बाह्य मार्कर्स को मछलियों की बॉडी पर गिलबर्ट मार्क, जो कि गिल्स या ओपरकुलम के आधार पर होती है। नेक्स्ट पीटरसन मार्क, जो कि पेक्टोरल फिन के बेस पर होती है। ये जो होती है एक्सटर्नल टैगिंग कही जाती है। 2 तरह से टैगिंग की जाती है, गिलबर्ट मार्क और पीटरसन मार्क। इनमें क्या होता है कि 2 सेलुलोइड की जो प्लेट होती हैं उनको एक तार से बांध लिया जाता है, और इसका उपयोग किया जाता है टैगिंग के लिए, जो कि बॉडी के बाहर टैग करते हैं। नेक्स्ट है ली जल स्थैतिक या ली हाइड्रोस्टैटिक टैगिंग मेथड। ये कॉर्ड जैसी लंबी दूरी तय करने वाली मछलियों के लिए काम लिए जाते हैं। इसमें क्या करते हैं, सेलुलोइड के सील बंद बैलन में मछली की सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी जाती है, और जो मछली को रिसीव करता है उन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। इसे हम कहते हैं ली जल स्थैतिक या ली हाइड्रोस्टैटिक, जो कि कॉर्ड के लिए कॉमनली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है संख्या युक्त कांटे। संख्या युक्त कांटे से अंकन या मार्क। रेड फिश और अन्य जो ऐसी मछलियाँ
जो कि गहरे समुद्र में मिलती हैं, उन मछलियों को अंकित करने के लिए हम इस मेथड का उपयोग करते हैं, जिनको यदि मार्क करने के लिए हम अगर सतह पर लाएं तो वो मछलियां क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी, क्योंकि ये कहाँ के लिए अडेप्टिव हैं, ये गहरे समुद्र में रहने के लिए अडेप्टिव हैं। तो इसलिए इन्हें संख्यायुक्त कांटों में चारा बांधकर टैग किया जाता है, अंकित किया जाता है, ऊपर लाकर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्लास्टिक फ्लैग। तो प्लास्टिक फ्लैग का उपयोग किया जाता है, जो कि कॉड है, हेडॉक है, व्हाइटिंग फिश है, उनके लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करेंगे, नायलॉन के धागे से मछली की पीठ पर एक प्लास्टिक का फ्लैग बांध देंगे, जिसको हम आइडेंटिफाई कर लें आसानी से। नेक्स्ट है दूसरा प्रतिध्वनिक, या हमने इसको कहा था एकॉस्टिक। इसका दो पैटर्न है, दो टाइप हैं इसके, ध्वनिक प्रेषण ध्वनिक प्रेषण दिक्सूचक तंत्र, या इसको एकॉस्टिक ट्रांसपोर्टिंग कंपास भी कहेंगे। इसका उपयोग मछलियों की पोजीशन जानने के लिए, उनकी गहराई यानी किस गहराई तक है वो, और उनके गमन की दिशा जानने के लिए किया जाता है, यानी कंटिन्यूअस उसका स्टडी करने के लिए, कंटिन्यूअस उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए हम इस मेथड का उपयोग करते हैं। इसमें क्या करेंगे, मछली की बॉडी में एक ट्रांसमीटर लगा देंगे, और वो ट्रांसमीटर के द्वारा क्या होता है, एक पल्स उत्पन्न किया जाता है, एक पल्स या एक स्पंदन उत्पन्न किया जाता है, जिससे कि हम क्या करेंगे, डिजिटल डिकोडर पर उसको पढ़ लेंगे और नक्शे पर उसको अंकन कर लेंगे, और ये पता लगा लेंगे कि मछली किस गहराई तक सीमित है या अंदर है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। दूसरी मेथड है अल्ट्रासोनिक सिस्टम या पराश्रव्य ट्रांसमीटर। ऐसे ट्रांसमीटर जो मछली की देहगों में फिट किए जाते हैं, और इनको हम कॉमनली किसके यूज़ करेंगे, सामन की स्टडी के लिए यूज़ करेंगे। बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है सामन की स्टडी के लिए, क्योंकि अल्ट्रासोनिक साउंड उत्पन्न होते हैं, जिससे कि हम उसको मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग माइग्रेशन, यानी ऐसे कारक जो कि माइग्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं या प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, या जिसके कारण माइग्रेशन होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं ऑल्फैक्टरी हाइपोथेसिस, यानी कि सूंघने से संबंधित है ये। इसको स्ट्रीम फैक्टर भी कहा जाता है, साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया है स्ट्रीम फैक्टर। तो इसमें क्या होगा कि एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक गंध को या स्मेल को ये क्या करेंगी, फॉलो करती हैं मछलियां, जिसके कारण प्रवास दर्शाएंगी। इसके लिए उनका ऑल्फैक्टरी सिस्टम स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट है इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी कि आंतरिक जैव घड़ी, जिसको ध्यान में रखकर यानी कि प्रकाश है, मौसम है, या क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज है, या सूर्य की दिशा है, या हम जो भी कहें तापमान है, जिसके कारण इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक उनकी क्या करेगी, उनको रास्ता चुनने में मदद करेगी, उनके विन्यास को निर्धारित करने में मदद करेगी। और ये प्रयोगशाला में सामान के ऊपर प्रैक्टिकल करके देखा गया है। नेक्स्ट है सन कंपास, या सूर्य की ऊंचाई या एजीमुथ का प्रयोग करके मछलियां क्या करती हैं, तैरने में यूज करती हैं। एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए उन्हें क्या जरूरी है, सूर्य का एंगल जरूरी है, यानी कि सन की डायरेक्शन जरूरी है। सन कितनी ऊंचाई पर है, ये हेल्प करता है किसी भी फिश को माइग्रेट करने के लिए। नेक्स्ट अंतः भौमिक जल स्त्राव, या इसको हम कहते हैं ग्राउंड वाटर सीपेज हाइपोथेसिस। हार्डिन जॉन्स 1980 इन्होंने स्टडी किया, क्या देखा कि समुद्री मछलियां जो होती है वो अंड जनन के लिए या अपने एग लेइंग के लिए क्या करेंगी, ऐसे स्थानों को चयन करेंगी जहां पर वो कुछ कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, सीपेज होते हैं। कहाँ से, भूमि के अंदर से अवस्त्राव होकर कुछ केमिकल निकलता है, उन केमिकल्स को वो पहचानती हैं और उस स्थान पर ही वो अंड जनन के लिए जाती हैं। तो इसको हमने क्या कहा, अंतः भौमिक जल अवस्त्राव या ग्राउंड वाटर सीपेज हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है फिरोमोन्स। कुछ ऐसी मछलियां जो अंड जनन के लिए ऐसे क्षेत्र खोजने में सहायक हैं, जो कि फिरोमोन से पता चल जाता है कि यहाँ पर पहले अंडे दिए जा चुके हैं, तो वहां उन्हें नहीं जाना। तो फिरोमोन्स अंडे से सीक्रेट होते हैं, जो कि दूसरे मछलियों को आने के लिए वहां पे रोकते हैं। नेक्स्ट है सेलेशियल रेफरेंसेस, यानी कि आकाशीय पिंड संदर्भ हम कह सकते हैं इसको, कि रात के समय, क्योंकि सन के टाइम तो हम सन का उपयोग कर लेंगे, लेकिन ऐसी मछलियां जो रात्रि में प्रवास करती हैं वो क्या करेंगी, रात्रि के समय प्रवासन में ग्रेविटी का यूज करेंगी, फिर जो मैग्नेटिक जो
पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसका यूज़ करेंगी, तो इसको हम सेलेशियल रेफरेंस में कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है ग्रेडियंट थ्योरी या प्रवणता सिद्धांत। इसमें हम क्या देखते हैं कि पानी के अंदर का जो तापमान है, पानी के अंदर के जो गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या अदर गैसेस हैं, तो उनका कंसंट्रेशन कितना है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना है किस जगह पर, तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें स्टिमुलेशन मिलेगा, उन्हें एक इंडिकेशन मिलेगा, जिसके कारण एक ड्राइव मिलेगा, जिसके कारण मछलियाँ उस स्थान पर जाएंगी या उस स्थान से दूर जाएंगी। तो इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट थ्योरी। तो ये पूरा फिश माइग्रेशन और नेविगेशन का चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।